हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़े में होगे बच्चों। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखेंगे। आप लोगों का 10th का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो सैटरडे को है और रीडिंग स्किल्स के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलतियाँ करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे-प्यारे भाई-बहन जो हैं वो गलतियाँ करें रीडिंग स्किल्स में, इसीलिए मैं रीडिंग स्किल की ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप पूरी की पूरी वीडियो को देखें और समझें कि रीडिंग स्किल में ऐसी कौन-सी गलती है जो आप लोग कर रहे हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? और लास्ट में अगर तुम्हें लगे कि यार वीडियो अच्छी थी, तो वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है भाई? चलो भाई, देखो सबसे पहले अगर आपको ये समझना है कि रीडिंग स्किल्स मुझे करना है, तो रीडिंग स्किल क्या डिमांड करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो रीडिंग स्किल में बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको समझनी होगी, वो है ये कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है? दिस इज़ बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को क्या करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करनी है। अब बहुत सारे बच्चे जो आज तक पैसेज को सॉल्व करते हुए आए हैं, उन्होंने पैसेज को सॉल्व किस तरीके से किया है? क्या कभी समझने की कोशिश की है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर रहे होते। वो क्या करते हैं? अपनी वही पुरानी निंजा टेक्निक यूज़ करते हैं। दैट इज़ व्हाट कि भाई वर्ड देखा क्वेश्चन के अंदर और उसको पैसेज में फॉलो किया और जब वो मिल जाता है तो उसको उठा के वहाँ से लिख दिया। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किया तो दैट इज़ व्हाट कि हमने बना के लिख दिया, थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज में उसे मॉडरेट कर दिया, ठीक है? लेकिन बच्चों रीडिंग स्किल क्या डिमांड करता है? रीडिंग स्किल डिमांड करता है कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब कि आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपको एक-एक लाइन को समझने की ज़रूरत है। तभी तो आप लोगों की जो रीडिंग स्किल है वो वहाँ पे इम्प्रूव होगी। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसा नहीं कर रहे होते, इसी वजह से वो रीडिंग स्किल में मात खा जाते हैं। तो देखो अभी आप 10th में हो, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट यू द प्रॉपर वे कि किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, ठीक है? ताकि 11th-12th क्लास में जब सेम चीज़ आप फेस करोगे तो वहाँ पे आप इनफ स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ 12th 10th क्लास का जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो नोट्स चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं रीडिंग स्किल्स यहाँ पे करा दूँगा, उसके बाद आपको पैसेजेस को सॉल्व करना है, आंसर्स भी आपको पता होने चाहिए उसके। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो भाई रीडिंग स्किल कैसे करेंगे जल्दी से देखते हैं। तो भाई रीडिंग स्किल को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा हम उसको देखते हैं। बच्चों सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है। रीड द पैसेज केयरफुली, ठीक है? अब कई सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर मैं पैसेज को सही तरीके से रीड करूँगा या करूँगी, तो उस टाइम पे मेरा जो टाइम है वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा क्योंकि रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मेरे को हर एक चीज़ को समझना है तो मेरा ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा। आप लोगों के पास 1.5 घंटे का टाइम है, आपको पता है ना? अगर लिटरेचर और राइटिंग स्किल आप करते हो पहले, तो क्या लगता है लिटरेचर राइटिंग करने में कितना टाइम लगेगा? पूरे साल आपने सिलेबस पढ़ा है, पूरे साल तो नहीं, लेकिन टर्म 1 से पहले जितना भी टाइम आपको मिला है, उतना आपने सिलेबस पढ़ रखा है। तो मुझे नहीं लगता लिटरेचर और राइटिंग को सॉल्व करने में आपको 30-40 मिनट से ज़्यादा लगेगा, इससे भी कम लगेगा वैसे, लेकिन 30-40 मिनट भी अगर ले लूँ, तो इनफ है ना? 50 मिनट बचते हैं उसके बाद, अगर 40 मिनट ले लेता हूँ, तो 50 मिनट में आप 2 पैसेज सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो आपको पहला काम क्या करना है, केयरफुली अपने पैसेज को रीड करना है, ठीक है? जब आप पैसेज को रीड करोगे, तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है डिफिकल्ट वर्ड्स को। तो दैट इज़ अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है? जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, उसको अंडरलाइन करना है। नो मैटर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। उस वक़्त ये मत सोचो कि यार इतने सारे वर्ड हो गए, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। पॉजिटिव सोचो, ठीक है? अगर आ रहे हैं तो उन्हें अंडरलाइन करो और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस की, जब आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे, उसकी बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के अंदर इसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है? बेसिक चीज़ें तो फॉलो करोगे, लेकिन यहाँ पे अभी एक पॉइंट और ये है कि आपको क्या करना है, मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द मीनिंग्स, ठीक है? डिफिकल्ट वर्ड जो आपने अंडरलाइन करे हैं, आपको उनका मीनिंग को भी फाइंड आउट करना है। आप एग्जाम में तो ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको घर पे करना है प्रैक्टिस के टाइम पे। एंड बिलीव मी, इससे आप लोगों की हेल्प होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। आपको 5 से 6 पैसेज सॉल्व करने होंगे। अगर आपका रीडिंग स्किल जो है वो दुखती नब्ज है, तो आपको 5 से 6 पैसेज कम से कम सॉल्व करने हैं और वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा खुद अपने पास से। मैं पैसेज भी प्रोवाइड करूँगा, उसकी की भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आप मैच करके ये देख सको कि हाँ यार मेरी कितनी गलतियां हो रही हैं यहाँ पे। लेकिन उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना इज कंपलसरी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अब मीनिंग्स को फाइंड आउट करने के बाद बच्चों, ठीक है, ज्यादा टाइम लग रहा है, लगने दो, टाइमर चला दो, लास्ट में पता चल जाएगा कितना टाइम लगा नहीं लगा, ठीक है? और उसे धीरे धीरे कम करेंगे। मीनिंग्स को फाइंड आउट करने के बाद बच्चों रीड द पैसेज अगेन।
रीड द पैसेज अगेन। अगर किसी को लगता है यार मेरे तो मीनिंग्स मुझे पता थे, तो फिर से पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। और मेरा ये पर्सनली मानना है, अगर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो करा और अपनी पूरी शिद्दत, जी जान लगा के अगर आप लोगों ने इस चीज पे फोकस कर लिया और पूरे पैसेज को सॉल्व करा, तो मैं मानता हूं अगर 8 मार्क्स का पैसेज है और आपको शुरू में 4 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन ये 4 मार्क्स आपको बहुत खुशी देंगे क्योंकि ये समझ के आए हैं। और बिलीव मी, अगर लगातार पैसेज को इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो ये मार्क्स बढ़ते जाएंगे, 5 होएगा, 6 होएगा, 7 होएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस बात को गांठ बांध लो कि आप लोगों को अगर पैसेज को सॉल्व करना है तो वो इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब अगर इसमें मैं बात करता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, कि भाई हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो किस किस तरीके के आएंगे, तो बच्चों अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनमें से एक हो सकता है बच्चों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। सीधी सी बात है बच्चों, अगर आप लोग मीनिंग्स को फाइंड आउट करोगे तो एट द एंड आप सिनोनिम्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे कि भाई इस वर्ड का क्या सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं वहां पे, तो आपके वो क्वेश्चंस क्लियर होने लग जाएंगे। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड, तो आप जब डिफिकल्ट मीनिंग को फाइंड आउट करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप ये क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। हाँ, वो वर्ड जरूरी नहीं है आपके नए वाले पैसेज में एग्जाम में रिपीट हो, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि रिपीट हो सकता है, कुछ चांसेस तो हैं। तो इससे 10th क्लास के अंदर देखो, वैसे भी आप लोग कोई तरीका तो ढूंढ नहीं रहे थे ना, कम से कम इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 10th में जितने आने वाले हैं उससे बेटर ही आएंगे, लेकिन 11 12th क्लास के लिए आप कितना ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे आप लोगों को ये पता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे तरीके के क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पैराग्राफ में बात बताई गई है और उसी से रिलेटेड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, और आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, इसके अलावा बच्चों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जो पैसेज नंबर 2 के अंदर मेनली आते हैं, जिसमें आपको कोई पाई चार्ट दे दिया, आपको कोई ग्राफ दे दिया किसी भी तरीके का, और वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई फॉर एग्जांपल आपका पोल्यूशन के ऊपर है जो पाई चार्ट है, जिसमें आपको बता रखा है कि एयर पोल्यूशन इतना परसेंट है, वाटर पोल्यूशन इतना परसेंट है, तो आपके कुछ ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इनमें से पूरे पाई चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा लीस्ट जो है वो कौन सा है, या फिर इसके और इसके कंपैरिजन में कम कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर एबल टू स्टडी दैट केस स्टडी थॉरोली, ठीक है। और ये कॉम्प्रहेंशन से ही पॉसिबल होगा। अगर आप रट्टाफिकेशन का सोच रहे हो, अगर आप एक ट्रिप का सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो टोपी में से खरगोश निकल जाए, तो बच्चे ऐसे नहीं होने वाला है। आपको इसी तरीके से चलना है जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताना कि सर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को अपने आप को कसम देनी है कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप सेम तरीके से सॉल्व करोगे। जब तक आप 5 से 6 क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक काम और करना है आप लोगों को, और वो क्या है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके नहीं देखा है, तो भाई सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके जरूर देखो। क्यों? क्योंकि जब तक आप सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आउट कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वेदर इट इज रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। आप जब सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो आप अपने मार्क्स अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग दे सकते हो, और ये देख सकते हो आपकी मैक्सिमम परसेंटेज कौन से सेक्शन में आ रही है और मिनिमम किस में आ रही है। जिसमें मिनिमम आ रही है उसको आपको सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर गेटिंग लेस मार्क्स इन रीडिंग एज कंपेयर टू लिटरेचर और राइटिंग, ठीक है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और अगर तुम्हें सैंपल पेपर्स चाहिए, अगर तुम्हारे पास सैंपल पेपर्स नहीं है, डोंट वरी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप जल्दी से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। इसमें आप रीडिंग भी सॉल्व कर सकते हो, लिटरेचर भी कर सकते हो और दूसरी चीजें भी। और बच्चों मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैंने रिसेंटली एक फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आप लोगों को ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, आई बटन पे आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फिगर ऑफ स्पीच के नोट्स भी डाले हैं 10th क्लास के, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप 10th का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, आपने कोई चैप्टर नहीं कर रखा, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी, लास्ट में साइड में मैं लगा दूंगा एंड स्क्रीन पे। मेक श्योर आप एंड स्क्रीन पे क्लिक करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है, और यहाँ पे जो मेरी प्यारी सी तस्वीर दिख रही होगी उस पर क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी अगली जो आने वाली क्लासेस हैं उनकी भी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बट मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।